मोहम्मद अली शेख मेरा नाम है। मोहम्मद अली शेख मेरा नाम है। मैं 19 साल के बाद तो इस केस से रिहा हुआ हूँ। एटीएस ने जो मुझे इस केस में फंसाया है पूरा टोटल फॉल्स था, फैब्रिकेटेड था। एविडेंस जितने थे वो फॉल्स है, वो बनाए गए, कॉन्स्ट्रक्टेड स्टोरी थी। हमको पूरी उम्मीद थी कि हम इस केस से निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोहम्मद अली शेख की कहानी लिख ही रहा था कि मुंबई बम धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली शेख सहित 12 लोगों की रिहाई पर रोक तो नहीं लगाई और ना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिहाई पर रोक की मांग की गई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सीमित रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में 7 बम धमाके हुए, जिसके आरोप में 13 लोग गिरफ्तार किए गए। एक की मौत हो गई और 8 को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया। एक पहले से ही पैरोल पर है, 2 की मौत हो चुकी है। इसी फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को नजीर ना माना जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अब इस पर सुनवाई के बाद फैसला होगा। मकोका के ट्रायल कोर्ट से चलकर यह मामला 19 साल में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पिछले साल जुलाई से लेकर जनवरी 2025 के बीच 75 बार सुनवाई हुई। सुनवाई खत्म होने के 5 महीने बाद फैसला आया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की पीठ ने पाया कि 44,500 पन्नों की चार्जशीट में एक भी सबूत इतना ठोस नहीं है कि इसके आधार पर 5 लोगों की फांसी और 7 लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी जा सके। रिहा हुए लोगों को यकीन है कि वे बेकसूर हैं और हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी बरी होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार को भी अपनी पुलिस और एटीएस की जांच और सबूतों पर यकीन है कि सजा होगी। देखिए, सरकार जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सरकार के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं सीरियस मैटर्स में, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये बात स्वाभाविक है, सरकार पर भी दबाव रहता है। ब्लास्ट तो हुआ है और किसी ने भी ब्लास्ट को डिस्प्यूट नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एक्यूज ने, किसी ने भी ब्लास्ट को डिस्प्यूट नहीं किया। 189 लोगों की डेथ हुई है, 650-700 लोग मरे हैं। ये टेरर अटैक था, हिंदुस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक था, हिंदुस्तान पर अटैक था। इसके बारे में किसी की दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो उस हिसाब से जब ऐसे बड़े केस में जो एक टेरर अटैक था, इतने ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हुए, नुकसान हुआ, और जब लोग छूट जाए हाई कोर्ट से, तो स्टेट गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट जाना और ये जल्दी दिखाना एक ये स्वाभाविक चीज है, नेचुरल चीज है, कुछ नया नहीं है ना कुछ गलत है। अब्दुल वहाब खान वकील हैं, मोहम्मद अली शेख का केस लड़ रहे थे। इस वीडियो के लिए उन्होंने विस्तार से बातें बताई हैं और कहा है कि मीडिया 670 पन्नों के फैसले को नहीं पढ़ रहा। उसे देखना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के बारे में, गवाहों के बारे में और जांच के बारे में क्या कहा है। उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम यह तो दावा नहीं करते कि फैसले के सभी पक्ष इसमें होंगे, लेकिन रिहा हुए मोहम्मद अली शेख की बातें और वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए आप जान पाएंगे कि आतंकी हमलों जैसे गंभीर मामले में किस तरह की जांच होती है और कैसे किसी बेकसूर को फंसा दिया जाता है। जुलाई 2006 में 7 धमाके हुए और इस धमाके में 187 लोग मारे गए, 800 से अधिक लोग घायल हुए। जिन लोगों को इस धमाके में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, 19 साल बाद बरी होकर रिहा हुए हैं। वे भी चाहते हैं कि असली अपराधी पकड़े जाएं, लेकिन उन्हें भी धमाके के पीड़ित के रूप में देखा जाए। जिस तरह से मारे गए 187 लोगों के परिवारों को इंसाफ नहीं मिला, उसी तरह से वे भी इस मामले में इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। उनके लिए वो एक्टिव है, वो विक्टिम है, हम भी एक्टिव है। वो 20 साल से सफर है, हम भी सफर है। हमने कहा था, हमारा ऐसा मानना है कि उनके साथ भी इंसाफ नहीं है। हमको एक बेगुनाहों को डाल करके इसको गवर्नमेंट ने, एक प्री प्लान एजेंसी ने
पूरी जनता को, भारत की जनता को धोखा दिया है। ओरिजिनल आरोपी जो उनको मिले नहीं, या जो भी है उनको, जो उनका कहना है जो एजेंसी का, और हमारे साथ भी इंसाफ नहीं। अगर वो 200 विक्टिम है तो हम भी विक्टिम है। हमारे भी फैमिली वैसी सफ़र हुए जैसे वो सफ़र हुए, हमारे भी वैसे लॉस हुए जैसे 20 साल में लॉस हुए, हमारे भी फैमिली मेम्बर वैसी डेथ हो गए, हमारे भी तड़प तड़प के मर गए जैसे उनके मर गए। ये चीज़ अनटोल्ड हुई, इसकी कोई मूल्य नहीं, इसका कोई ऐसा है कि कोई कीमत ही नहीं है जो हमने तकलीफें उठाई है। मोहम्मद अली शेख मुंबई बम धमाकों के आरोप में 19 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आए। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने घर पर बम बनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने मकोका कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और इस मामले में दर्ज सभी 16 चार्जशीट रद्द कर दी गई। 44,500 पन्नों की चार्जशीट में बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसेमंद सबूत नहीं मिला। इस कमरे में मोहम्मद अली शेख का इंटरव्यू चल रहा है। उनके पांव में टॉर्चर के जख्म अभी भी हैं। कैमरे के कारण मिठाई खिलाने की रस्म पूरी की जा रही है। भारत के खुफिया और पुलिस तंत्र की तमाम यातनाओं को भुगतने के बाद अपने घर का पानी उन्हें कैसा लग रहा होगा? क्या इसमें इंसाफ की तासीर होगी? जुलाई 2006 में गिरफ्तार हुए थे, तब 37 साल के थे। 55 साल की उम्र में जेल से लौटे हैं। यहां मीडिया आया तो है, लेकिन 19 साल बाद 12 लोग बरी होकर आए हैं। लेकिन इस घटना को कम ही मीडिया कवरेज मिला है, उस अनुपात में बिल्कुल ही कम जब इनकी गिरफ्तारी हुई होगी और बड़े बड़े अक्षरों में इनके बारे में आतंकवादी लिखा गया होगा, धमाकों में शामिल बताया गया होगा। एटीएस ने जो हमको इस केस में अरेस्ट किया, अरेस्ट ही नहीं किया, हमको 2 महीना इलीगल रखा गया था। इलीगल के बाद हमको अरेस्ट किया गया और उस अरेस्टिंग के दौर में 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए हमारा कबूली बयान ले लिया गया। कबूली बयान जो होता है कन्फेशन स्टेटमेंट, तो सिर्फ रेडीमेड था जो डीसीपी के जरिए से लिखा हुआ रहता है, खाली इस पर साइन करना है, वो साइन हो जाता है, बाद में उनका एक केस बन जाता है। तो उसको 3rd डिग्री के जरिए से ले लिया गया और उसके बाद हमने उसको कंप्लेंट भी किया, लेकिन जो निचली कोर्ट थी, सेशन कोर्ट, उसने उसको माना नहीं। हमने पूरी तहकीकात के से बोले, लेकिन बाद में उस कन्फेशन को रिलाई करके इन लोगों के और फेक एविडेंस जो असेंबलिंग बम है, जैसे बम बनने का इस घर के अंदर, वो जो विटनेस है 75, वो पुलिस का है, स्टॉक विटनेस है, वो झूठ बोला उसने पहले बोला कि मोहम्मद अली के घर पे गया था, देखा मैंने। सेकंड टाइम वो कोर्ट में आके बोलता है कि मैं गया ही नहीं। फिर उसको क्राइम ब्रांच यूटी बुलाया 4 मरतबा, बम ब्लास्ट की इंक्वायरी इससे की कि बम ब्लास्ट के बारे में कुछ मालूम है, तो ये जो चीज़ बताता है वो, लेकिन वहाँ बोलता ही नहीं है। और 3 महीने के बाद वो बताता है कि मोहम्मद अली के घर पे जब मैं गया था तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली ही बम बनाया, 3 महीने के बाद। इस चीज़ को कोर्ट ने नोट किया है कि तमाम एविडेंस जितने हैं, जितने साक्षीदार हैं, जो गवाह हैं, ये 100 डेज यानी कि क्यों 100 दिन के बाद ही क्यों गवाही दे रहे हैं। और दूसरी बात, कन्फेशन जो स्टेटमेंट है जिसके बेस पे सजा लगी है डीसीपी के सामने, कोर्ट के अंदर वो दूसरे दिन रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? कन्फेशन स्टेटमेंट आरोपी दे रहा है 24 तारीख को 25 है, और कोर्ट के अंदर दूसरे दिन ही वो बता दे रहा है कि मारपीट के लिया गया, और बाद में मारपीट के लिए गया और बाद में उसकी इंजरी शामिल होगी। कोई 3rd डिग्री जो मारा गया, मेरा खुद का स्कैपुलर टूट गया था, वो कोर्ट में साबित हो गया कि मुझे मार के 3rd डिग्री लिया गया, और कोर्ट ने इसको माना। उस कोर्ट ने नहीं माना था सेशन ने, लेकिन यहाँ अनिल कोर्ट ने मान लिया उसको, हाई कोर्ट ने, कि वाकई में 3rd डिग्री है। किसी को भी उठाकर फर्जी केस में फंसाकर फांसी तक पहुंचा देना, एनकाउंटर कर देना बहुत आसान है। जब आप इन किस्सों के डिटेल से गुजरेंगे तो अपने जिंदा होने पर शक हो जाएगा। क्या आप वही थे जो इस तरह की खबरों, नैरेटिव के झांसे में आ गए? किसकी सूचना पर इन लोगों को उठाया गया? गवाह कहां से पैदा किए गए, किस तरह पैदा किए गए? निचली अदालतें कितनी जल्दी इन्हें पुलिस की जांच के हवाले कर देती है। यह सब अपने आप नहीं होता, बल्कि यह सब सिस्टम के तहत होता है। जोजी जोसेफ की किताब द साइलेंट कू आपको पढ़नी ही चाहिए। यह किताब बताती है कि कैसे खुफिया एजेंसी से लेकर पुलिस जिन मुखबिरों की सूचनाओं पर काम करती है, वो कितनी लचर और लापरवाह है। पैसे का कितना खेल चलता है। मुखबिर की सूचना की सत्यता की सघन जांच नहीं की जाती। मुखबिर को भी नहीं पता होता कि जिस पुलिस के काम आ रहा है, एक दिन वही पुलिस उसे आतंक के केस में भी उठा ले जाएगी। इस तरह के बहुत उदाहरण इस किताब में मिलेंगे। जोजी जोसेफ ने विस्तार से बताया है कि कैसे एक अराजक दुनिया आतंक के नाम पर यह खेल खेलने लगी, जो पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ भय और नफरत से भरी हुई है। जो पुलिस अफसर एनकाउंटर के उस्ताद बन गए, मीडिया ने जिन्हें हीरो बनाया, जो हर आतंकी हमले के बाद किसी को पकड़ लाते हैं,
वही पुलिस अफसर प्रॉपर्टी डीलिंग के सौदे में मार भी दिए गए। ऐसे कई उदाहरण इस किताब में हैं जिन्हें पढ़कर हड्डियों में सिहरन पैदा हो जाती है। इस किताब में केपी रघुवंशी का जिक्र भी आएगा। डॉक्टर वाहिद शेख ने जोजी जोसेफ को बताया कि रघुवंशी ने खुद उन्हें टॉर्चर किया, बेल्ट और लात घूंसे मारे, धमकी दी कि कबूल कर लो या गवाह बन जाओ। 2021 में वेस्टलैंड से आई इस किताब में जोजी जोसेफ ने वाहिद शेख के मामले को विस्तार से बताया है, कैसे उन्हें फंसाया गया। वाहिद शेख अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें 2015 में मकोका की अदालत ने बरी किया था। 2015 में ट्रायल कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि मैंने कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन नहीं किया था। मेरे खिलाफ जो गवाह खड़ा किया गया था, मेरा रिश्तेदार, उसने गवाही देने से कोर्ट में इनकार कर दिया था, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। इन लोगों को सज़ा दी गई। पूरा केस ही जो है गढ़ा गया है ना, कन्फेशनल स्टेटमेंट इसमें गड़े हैं, पंचनामे झूठे बनाए गए, 164 स्टेटमेंट झूठे बनाए गए हैं, जो TIP परेड का जो पंचनामा बनाया गया वो झूठे बनाए गए हैं, जो RDX के ट्रेसेस बताए गए, FSL की रिपोर्ट बताई गई है, वो सब झूठी है। A to Z पूरा केस जो है फैब्रिकेटेड। बीच कहानी को रोककर हमने वाहिद शेख का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनका जिक्र इस किताब में है और बिना इस किताब का जिक्र किए कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसके पेज नंबर 50 से 52 पर आप पढ़िए। जोजी जोसेफ लिखते हैं कि 2006 के धमाकों की जांच से जुड़े अदालती दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एक ऐसे अनुभवी अफसर को लाया जाता है जिसकी छवि ईमानदार अफसर की रही है और जिसने 1993 के मुंबई दंगों की जांच की थी। ACP विनोद भट्ट। किताब के पेज नंबर 51 पर लिखा है कि विनोद भट्ट ने अगस्त 2006 में वाहिद शेख और एहतेशाम सिद्दीकी को एक दिन बुलाया और साफ साफ कह दिया कि दोनों बेकसूर हैं। उसके बाद क्या हुआ? किताब में लिखा है, एक हाउसिंग सोसाइटी में घोटाले के मामले में 14 लोगों के खिलाफ FIR होती है जिसमें विनोद भट्ट की पत्नी सीमा का भी नाम होता है। विनोद भट्ट ने वाहिद से कहा था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि बेकसूर लोगों को फंसा दें। हो सकता है उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाए, और यही हुआ। हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में उनकी पत्नी का नाम दर्ज कर लिया गया। अगस्त 2006 की मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद ACP विनोद भट्ट की मौत हो जाती है। संदिग्ध हालत में उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर पाई जाती है। द साइलेंट कू नाम की यह किताब बताती है कि कैसे लोगों को फंसाया गया, ऐसे अफसरों को लाया गया जो पहले किसी मामले में फंसे हुए थे, निलंबित थे, जिन पर दबाव बनाना आसान होता है। सब लोग बरी हो गए, सब बेगुनाह थे। तो फिर लश्कर तैयबा का जो मेल आया था, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि ये हमने किया है क्योंकि मुसलमानों को गुजरात में और कश्मीर में फंसाया जा रहा है, इसका हम बदला ले रहे हैं। तो ये क्या सच था? ये झूठ था या सच था? नहीं, तो वो जो ईमेल वगैरह है जो भी है उसके बारे में तब मुझे मालूम नहीं। बस हमारे को जो फंसाया गया था फैब्रिकेटेड है। ये खुद DCP नवल बजाज बोलता था कि हमको ओरिजिनल कल्प्रिट नहीं मिले हैं, हमको तो डालना है, बस 1-2 महीने में छूट जाएंगे, 1-2 महीने में तुम छूट जाओगे, खाली हमारी बात मान लो। रघुवंशी का स्पेशल कहना था कि हमारी बात मान लो, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख जो भी देंगे, एक नौकरी देंगे, छूट जाओगे 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि हमको ओरिजिनल आदमी नहीं मिले और हमें जेल में भी आके टॉर्चर किया गया। लेकिन हमने बात नहीं मानी, हमको मालूम था हम इनोसेंट, हमको फंसाया जाए। हमने कोर्ट पे कंप्लेंट की और वो चीज़ कंप्लेंट आज ये रिकॉर्ड पे है, उसको अनिल किल्लोर साहब ने मान लिया। मोहम्मद अली शेख 2 लोगों के नाम अपने बयान में ले रहे हैं। DCP नवल बजाज जो इस समय महाराष्ट्र ATS के चीफ हैं, ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड। दूसरा नाम KP रघुवंशी का लेते हैं जो 2006 में महाराष्ट्र के ATS चीफ थे। हमारे पास दोनों का ही कोई पक्ष नहीं है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में KP रघुवंशी का नाम बार बार आता है। अलग अलग आरोपियों ने रिकॉर्ड पर रघुवंशी के टॉर्चर का जिक्र किया है और फैसले का ही हिस्सा पढ़कर आपको बता रहा हूं। कोर्ट के फैसले में एहतेशाम सिद्दीकी का बयान दर्ज है कि एक बार KP रघुवंशी ने उनसे कहा, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कुछ कागज साइन कर दोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एहतेशाम ने मना कर दिया कि मैं ऐसी किसी भी चीज पर दस्तखत नहीं करूंगा जो झूठी हो। इसके बाद एहतेशाम को बगल के कमरे में ले जाया गया, एक ठेले पर लिटाया गया, रस्सी से बांध दिया गया, उनके शरीर के ऊपरी भाग को नीचे लटकाया गया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। उसके बाद आधे घंटे तक उनके मुंह और नाक पर पानी डाला गया जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तत्कालीन DCP नवल बजाज और FSL के एक अधिकारी ने जब यह देखा तो दूसरे अफसर को डांटा, क्या वे एहतेशाम को मार डालना चाहते हैं?
नमल बजाज ने कहा एहतिशाम को मारना नहीं है, जेल में सड़ाना है। इसके बाद एहतिशाम की रस्सियां खोल दी गईं और पुलिस वाले चले गए। 2015 में मकोका ट्रायल कोर्ट ने कुछ लोगों को फांसी की सजा और कुछ को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2019 में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। 2025 में फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इंसाफ का रास्ता वाकई लंबा और अंधेरे से गुजरता है। फांसी की सजा होती है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म किया जाता है, दोबारा से सब कुछ जांचा परखा जाता है और एक एक दस्तावेज की जांच होती है कि कहीं किसी बेगुनाह को फांसी ना मिल जाए। यह एक तय प्रक्रिया है। इस मामले में वकील रहे अब्दुल वहाब खान का कहना है कि 12 लोगों के खिलाफ पहचान के नाम पर फ्रॉड किया गया। एक ऐसे व्यक्ति ने पहचान परेड की जो पुलिस का अफसर ही नहीं था। इसलिए यह केस फ्रॉड दस्तावेजों के दम पर किसी को फंसाने और यातना देने की एक मिसाल है। एसईओ जिन्होंने परेड लिया और एटीएस का दावा है कि विटनेसेस ने परेड में एक्यूज को पहचाना। जिस दिन परेड ली गई उस दिन एसईओ का ऑथराइजेशन उससे पहले खत्म हो गया था। ही वॉज नॉट ऑथोराइज्ड। बॉम्बे जैसे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के केस में एक ऐसे शख्स को एसईओ के तौर पर लिया एटीएस वालों ने जो ऑथोराइज था नहीं, और हाई कोर्ट में उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि अंडर बोनाफाइड इंप्रेशन उसने परेड ले लिया। यानी ऐसा है कि मतलब एक आदमी पुलिस ऑफिसर है ही नहीं और वो अपने आप को ईमानदारी में समझता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, किसी को अरेस्ट करके अंदर डाल देता है। अरे भैया वो पुलिस वाला ही नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ने जो वो पूरा परेड को डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा इसके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अहीर एग्जामिन किया था एटीएस की तरफ से। जब वो कोर्ट में उसने गवाही दिया तो ही वॉज वेयरिंग सूट एंड टाई एंड ही गेव द एविडेंस कि मैंने पुलिस के इतने हजार केसेस में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के तौर पर गवाही दी है और इतने कोर्ट में गवाही दी है, इतने केसेस मैंने ओपिनियन दिया है। और जब उसका क्रॉस शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि पिछले कुछ सालों से वो सस्पेंशन में है। जब नागपुर में था तो कम से कम 6 से 8 पुलिस केसेस में फॉल्स ओपिनियन देने के लिए पुलिस वालों से रिश्वत मांगी थी। इसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसे गवाहों को अगर कोर्ट में एटीएस वाले लेकर आते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि इन गवाहों पर विश्वास किया जाए। बताइए, जिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लाया गया उसे पुलिस वालों से झूठी राय देने के लिए पैसे मांगने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। इस तरह के आदमी को एटीएस ने एक्सपर्ट के रूप में पेश किया। क्या इसलिए कि ऐसे लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की इतनी कम रिपोर्टिंग हुई है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अखबारों की रिपोर्ट जरूर देखिए। मैं नहीं कहता कि उनमें जरूरी बातें नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे डिटेल गायब मिलेंगे। आपको पता ही नहीं चलता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 75 बार सुनवाई के बाद क्यों एक भी सबूत को भरोसे के लायक नहीं माना। वकील अब्दुल वहाब ने बताया कि जिस व्यक्ति को गवाह बनाया गया उसे पुलिस पहले से ही किसी केस में आरोपी बना चुकी थी और उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी थी, मगर यह बात कोर्ट से छिपाई गई। ये केस ऐसा केस है जिसमें एटीएस के ऑफिसर्स ने पहले लोकल पोजीशन में काम करते हुए जिन लोगों को चार्जशीट किया था या पंच बोलकर यूज किया था, बॉम्ब ब्लास्ट में उनको गवाह बोलकर यूज कर दिया। क्या उस चीज पर विश्वास किया जाएगा? वो जो बोल रहे हैं कि मैंने मतलब जो है बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर जाते हुए देखा, जो बैग, उसको एटीएस के ऑफिसर पहले चार्जशीट कर चुके हैं, पहले पंच बोल के उसको यूज कर चुके हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो गवाह आके बोल रहा है मैंने बैग ले जाते हुए देखा, आदमी को ट्रेन में छोड़ के उतर गया, अब बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो एटीएस के अफसर ने लोकल पुलिस में पहले उसको चार्जशीट किया था। और इस बात को छुपाने के लिए डिफेंस को पूरी ट्रंकेटेड चार्जशीट दी गई थी। सारे गवाहों के नाम काट छाट दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, तो हमको ये मालूम ही नहीं था कि गवाह कौन है। ये तो बाद में मतलब जो है जो व्हाइटनर मिटा, कुछ नाम समझ में आया, कुछ आईटीआई में मालूम पड़ा, एटीएस की दूसरी चार्जशीट की स्टडी हुई तो मालूम पड़ा कि वो तो एटीएस वालों से पहले से मिला हुआ है, ऑफिसर को पहले ही जानता है। तो ऐसे गवाहों पे कोर्ट विश्वास करेगा? अब्दुल वहाब खान हाईकोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताते हैं। उनका कहना है कि यह फैसला आगे नजीर बनेगा सभी के लिए, केवल बचाव पक्ष के लिए नहीं बल्कि
अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसियों के लिए भी। इकबालिया बयान के अपने नियम कायदे होते हैं जिनका इस केस में बिल्कुल पालन नहीं किया गया। गुनाह कबूल करवाने के लिए टॉर्चर किया गया, लेकिन जो कबूलनामा बनाया गया उसमें नाना प्रकार की गलतियां नजर आईं, जिन्हें अदालत ने बारीक नजर से देखा और पकड़ा भी। और कन्फेशन में जो कट कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला यूज किया गया, यानी 7 डीसीपीज ने, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने 9 एक्यूज का कन्फेशन अलग अलग डेट, अलग अलग समय, अलग अलग जगह पर लिया। उसमें से कई कन्फेशन के अंदर मिस्टेक्स, एरर्स, एडिशन, डिलीशन, ओमिशन कॉमन है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि सवाल नंबर 2 जो है, जो लिखा हुआ है दूसरे कन्फेशन में भी सवाल नंबर 2 वही है। सवाल नंबर 3 की जगह सवाल नंबर 4 डाला गया, 3 नंबर ओमिट कर दिया गया और क्वेश्चन है, और दूसरे कन्फेशन में भी यही मिस्टेक होता है। ये कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है? सीरियल नंबर 2, 3, 4 आता है, यहां अगर गलती से 3 लिखना भूल गया और 4 आ गया, दूसरी जगह यह गलती कैसे हो सकती है? पूरे पैरा के पैरा, पूरे क्वेश्चन के सीक्वेंस, कॉमा, फुल स्टॉप, कई चीजें ऐसी है जो क्लियरली मालूम पड़ती है कि एक कन्फेशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे में कॉपी की गई है। इसलिए जरूरी है कि 670 पन्नों के इस फैसले को पढ़ा जाए, इसके एक एक पहलू पर विस्तार से बात हो। कैसे गवाह तैयार किए गए, कैसे बयान तैयार किए गए और किस तरह के एक्सपर्ट लाए गए जो पहले से ही रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड थे। इन सब के आधार पर 12 लोगों की जिंदगी का फैसला होना था। मीडिया इन्हें पहले ही आतंकवादी बना चुका था, अफसरों की सूचनाओं पर आंखें मूंद कर यकीन कर चुका था और जनता के बीच माहौल बना दिया गया कि इन्हीं लोगों ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके किए। धमाके के साजिशकर्ता जरूर पकड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या इसके नाम पर किसी को भी पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जाए? तो मीडिया को मालूम नहीं है, या तो बारीक बीनी से जो जजमेंट कॉपी उस पर पढ़ना चाहिए। तमाम हमारी जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ एविडेंस, किलोर साहब ने तमाम जितने गवाह थे उनको एक है डिले 100 दिन के बाद बोल रहे हैं, और दूसरी बात जैसे एक आई विटनेस है जो असेंबलिंग बम मेन मेकिंग बता रहा है। पहली बोलता है कि मैं मोहम्मद अली को पहचानता है, जो कि आज तक वो पहचानता नहीं है। एक जब जाता है तो बोलता है कि मैंने घर पे दरवाजे पे देखा कुछ वहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी ब्लास्ट से पहले। लेकिन दूसरी बार आता है जब हमारा वकील उसको डिफेंस में पूछता है क्रॉस में, तो बोलता है मैं घर पे गया नहीं। आप खुद सोचो कि ऐसा क्यों बोलता है, फैब्रिकेटेड है। दूसरी बार आके क्लियर बोलता है कि मैं घर पे मोहम्मद अली को कुछ देखा ही नहीं। फिर उसी विटनेस को 75 पीडब्ल्यू को क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ब्लास्ट के बाद 13, 14, 16 जुलाई को कंटिन्यू बुलाती है बम के बारे में कि बम ब्लास्ट के वक्त तुम कहाँ थे। पूरी इंक्वायरी होती है हर आदमी की, उसकी भी इंक्वायरी हुई 4-4 घंटा 6-6 घंटा। उसका खुद का स्टेटमेंट है, उसकी स्टेशन डायरी है, क्राइम की रिपोर्ट है, सबमिशन है पूरे पेपर पे। लेकिन उससे पूछा गया जब हमारे वकील ने कि भाई तुमने जब कुछ देखा तो वहाँ क्यों नहीं बताया, तो उसने वहाँ पे नहीं बताया। बोले नहीं मैंने वहाँ नहीं बताया। तो इस चीज़ को किल्लोर ने एकदम सीरियसली पकड़ा है कि अगर वाकई में ये देखा था तो वहाँ पे उसने क्यों नहीं बताया, है ना। और दूसरी बात वो बोलता है कि मैं बाइक से आया ब्लास्ट के पहले मेरे दोस्त के साथ, मैं चला रहा था। दूसरी बार बोलता मैं नहीं चला था। मुंबई बम धमाकों के वक्त खबर आई थी कि लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इंडियन मुजाहिदीन की भी खबर आई कि जिम्मेदारी ली है। ऐसी खबरें हर धमाके के बाद चलने लग जाती हैं, लेकिन इस पर वकील अब्दुल वहाब शेख का कहना है कि ऐसी कोई बात कोर्ट में साबित नहीं हो सकी। मीडिया ही इस तरह की कहानी चलाता रहता है कि फलां ने मेल किया और फलां ने जिम्मेदारी ली। यही नहीं, मुंबई बम धमाके के आरोपियों को धमकाया गया कि उन्हें मालेगांव मामले में भी आरोपी बना दिया जाएगा। अब्दुल वहाब खान ने बताया कि ट्रेन ब्लास्ट के 2 आरोपी आसिफ खान और मोहम्मद अली शेख मालेगांव बम धमाके में भी आरोपी बनाए गए। खबरों के मुताबिक 2011 में आसिफ खान और मोहम्मद अली शेख को मालेगांव मामले से बरी कर दिया गया, मगर मुंबई ब्लास्ट मामले के कारण जेल में रहना पड़ा। इसी अप्रैल महीने में एनआईए की स्पेशल अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई है। उम्मीद है जुलाई के आखिर तक फैसला आ जाएगा। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया है। इन पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
मालेगांव का धमाका 2008 में हुआ था। इस मामले पर आपने कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन देखी है। अप्रैल महीने में जब सुनवाई पूरी हुई तब उस समय के अखबारों को निकालिए और देखिए हेडलाइन कैसे लिखी जाती है, कितना बच बचाकर और छिपाकर लिखा जाता है। क्या इसलिए कि नाम की पहचान अलग है? बहरहाल दो अलग अलग मामलों में आरोपी तो बनाने की बात सुनी गई है, देखी गई है, लेकिन ऐसा कम देखा गया कि मुंबई बम धमाके में भी बरी हो गया और मालेगांव बम धमाके में भी। उस वक्त के जो कमिश्नर थे उन्होंने भी इसी बात को लेकर किया कि जिस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग इनको मिली, यहाँ पर ये हुआ, उस चीज को उन्होंने कैसे इस कहानी को गढ़ा है? क्या वो उसके पूरे सबूत पुख्ता थे या उन्होंने ऐसे ही गढ़ दिया? भाई देखो, एकदम आपके सामने एग्जाम्पल है मालेगांव 2006 ब्लास्ट का, जो एटीएस ने इन्वेस्टिगेट किया था। उसमें एटीएस ने ट्रेन ब्लास्ट के 2 एक्यूज के साथ 7 दूसरे एक्यूज को डाला और 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाद में उन 9 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने बेल दिया और ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज भी किया। उसमें भी जो है शब्बीर मसीउल्लाह के सर्विस सेंटर से, बैटरी के गोडाउन से उन्होंने आरडीएक्स के ट्रेसेस बताए थे। उसमें जो है सैयद अबरार को अप्रूवर बताया था उन्होंने। मालेगांव 2006 ब्लास्ट जो है वो मतलब बेस्ट एग्जांपल है। भाई एनआईए ने दूसरे ग्रुप का एक्यूज किया और पहला जो ग्रुप था 9 बच्चे, उनको बेल हो गया, बाद में डिस्चार्ज कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। तो एटीएस के केस में क्यों ऐसा हुआ? और एटीएस में इन्वेस्टिगेशन करने वाले ठीक है बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर थे, मगर इंसान ही थे जमीन के, गलती हुई उनसे। मुंबई बम धमाकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ। वकील अब्दुल वहाब खान कहते हैं कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके से 2 लोगों ने 7 प्रेशर कुकर खरीदे, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला। उन 2 लोगों की पहचान के लिए जेल में बंद 12 में से किसी की पहचान परेड नहीं कराई गई, जिनमें से कुछ पर बम रखने के आरोप थे। किसने प्रेशर कुकर खरीदा उसको इन बच्चों को पहचानने के लिए कभी नहीं बुलाया गया। जो ट्रेन ब्लास्ट के फौरन बाद बयान दिया था पुलिस को, उसमें एक पुलिस वाला भी था जिसने कुछ लोगों के मूवमेंट को सस्पिशियस देखा था। उसने डिस्क्रिप्शन भी दिया था, उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया था, उनका स्टेटमेंट हुआ था, स्केच बनाए गए थे सस्पेक्ट के। उन सबको साइडलाइन कर दिया गया, छुपा दिया गया, दबा दिया गया, कोर्ट में लाया ही नहीं गया। उनसे जाके पूछो ब्लास्ट किसने किया। इंडियन एक्सप्रेस में ओमकार गोखले ने प्रेशर कुकर वाले मामले पर विस्तार से लिखा है। इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भी, जिसमें यह सब दर्ज है। आरोप यही था कि बम को प्रेशर कुकर में बंद किया गया, मुंबई की लोकल ट्रेनों में रखा गया। पुलिस की कहानी के अनुसार एक आरोपी उन्हें मीरा रोड के पास ट्रैक के नजदीक एक जगह ले गया। यहां पर कीचड़ में एक बैग मिलता है जिसमें रबर की गास्केट, कुकर की सीटियां, बिजली की तारें थीं। आरोपी फैसल अताउर रहमान शेख के घर से कंचन कंपनी का 5 लीटर का कुकर मिला। मोहनलाल कुमावत नाम के एक दुकानदार ने गवाही दी कि कश्मीरी दिखने वाले कुछ लोगों ने उनसे 8 प्रेशर कुकर लिए। इन सब तथ्यों के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि धमाकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ, मगर कोर्ट ने पाया कि फोरेंसिक जांच में यह सामने आया है कि मीरा रोड के पास से मिले गास्केट और सीटियां डुप्लीकेट थीं, कंचन कंपनी की नहीं थीं। अदालत ने पुलिस के एक एक दावे को टेस्ट किया है। सिर्फ फोरेंसिक जांच के आधार पर फैसला नहीं लिया, बल्कि सहज बुद्धि के सवालों के आधार पर केस का परीक्षण किया है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने कहा कि एटीएस की थ्योरी को जांचने के लिए कोर्ट को उन बैग के साइज का अंदाजा लगाना होगा जिसमें कुकर रखे गए होंगे। कोर्ट यह देखना चाहता था कि क्या बैग इतने बड़े थे जिस पर गवाह की नजर पड़ जाए और उसे संदेह हो। हमने इस कुकर का इस्तेमाल अपनी कहानी को बताने भर के लिए किया है। निश्चित रूप से इसी आकार का कुकर होगा, हम यह दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कुकर की साइज से यह अंदाजा लगाया कि जिस बैग में रखा गया होगा वह साधारण आकार का ही होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा कि गवाह को याद रह जाए कि उसने किसी को काले रंग का बैग रखते हुए देखा। अभियोजन पक्ष के गवाह सुभाष कमलाकर नागर शेखर ने दावा किया कि उन्होंने एक आरोपी को बैग रखते हुए देखा। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने गवाहों का टेस्ट
नहीं लिया। तो इस तरह से पुलिस ने इतने बड़े मामले में जांच की और अपने सबूत जुटाए। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला यही बता रहा है कि ऐसे बम धमाकों के मामले में कई बार जनता को खुश करने के लिए, उसके गुस्से को शांत करने के लिए कदम उठाए जाते हैं और किसी को भी पकड़कर लाया जाता है, कहानी बना दी जाती है। हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसके बारे में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर इयन रॉय ने कहा था कि उनके पास पक्के सबूत हैं। यह मामला उच्च स्तरीय पेशेवर जांच की खूबसूरत मिसाल है। उस मामले का यह हश्र कोर्ट में हुआ है। ओमकार ने अपनी रिपोर्ट में एक बेहद दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख किया है। घटना के 100 दिन बाद पुलिस 2 टैक्सी ड्राइवर लेकर आती है जो कहते हैं कि उन्होंने 2 आरोपियों को चर्चगेट स्टेशन तक पहुंचाया। 100 दिनों के बाद हाईकोर्ट ने यह बात नोट की और कहा, मुंबई में सवारी और ड्राइवर बहुत कम बातें करते हैं, किराया पहले से तय होता है, फिर 100 दिनों तक टैक्सी ड्राइवर को इनकी शक्ल कैसे याद रह सकती है। चेहरा याद रखने की कोई खास वजह ड्राइवरों ने नहीं दी। जब सवाल जवाब हुए तो ड्राइवर ने कह दिया, 1 हफ्ते बाद किसी सवारी को याद कर पाना मुश्किल हो जाता है और 1 महीने बाद पहचानने में और भी मुश्किल होती है। क्या 2 ड्राइवर 100 दिनों बाद किसी को पहचान सकते थे? इस तरह से गवाह पेश कर पुलिस ने 19 साल तक 12 बेगुनाहों को जेल में रखा। ऐसे गवाह पेश किए गए जिन्होंने खुद माना याद रखना संभव नहीं। मैंने ऐसा नहीं है, लोगों को मालूम नहीं, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमको जो फंसाया गया है। तो उस वक्त जो एजेंसी है IB और उनके खुद का कहना है कि लोगों को नहीं है। उनके जो डोजियर बनते हैं उस डोजियर के अंदर कहना है कि ये नहीं है। दिल्ली जो स्लीपर सेल है उसका खुद का कहना है कि इसके पीछे बम ब्लास्ट के पीछे IM है, इंडियन मुजाहिदीन, और ये 13 लोग नहीं है। ऑक्टोपस जो एजेंसी है, जो पुलिस स्टेशन हैदराबाद, उसका खुद का कहना ऑन द पेपर सबमिशन है कोर्ट में कि ये लोग नहीं है। गुजरात के ATS का कहना है कि ये लोग नहीं है। राकेश मारिया का कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने 2008 में जो अरेस्ट किए IM की, ये लोग ने किए। उसमें एक आरोपी ऐसा खुद बोलता है कि हमने 2005 से 2008 तक जितने ब्लास्ट हुए हैं उस सब ब्लास्ट को हमने किया है। तो उसमें 3 आरोपी ऐसे भी हैं, अंसार शेख और आरिफ बदरुद्दीन और सादिक से। ये तीनों ने बिपिन बिहारी, देवन भारती, 3 DCP के सामने स्टेटमेंट दिया है, कबूली बयान, जिसको मान के झूठे कन्फेशन को मान के हमको सजा दिएगा। उनके कन्फेशन में ये मेंशन है कि सादिक का ऐसा कहना है, सादिक ने खुद कहा DCP की 2005 से 2008 तक जितने ब्लास्ट आई डू इट। ये फ्रंट पेज पे चलता है। ये IB रॉय के जितने रिपोर्टर इनको भी मालूम है और ये डोजियर में भी कहना है। हमारे केस में 15 लोगों को ये लोग वांटेड बताते हैं जो एज ए पाकिस्तानी, लेकिन गवर्नमेंट जो डोजियर लिखती है, जो वांटेड एक्यूज को मांगती है पाकिस्तान से, तो उसके अंदर वो 15 लोगों का आज तक नाम मेंशन नहीं करती है। ये तमाम चीज़ों से ये बात पता चलती है कि पूरी की पूरी एक वेल प्लान करके बनाया गया और एक खास कर ओरिजिनल नहीं मिले आरिफ में हमको इम्प्लीकेटेड गया। तो क्या इतनी बड़ी घटना के बाद सारी मेहनत बेकसूर को फंसाने में ही की गई? कई साल से भारत आतंकी हमलों को झेल रहा है और भारत के सबसे बड़े महानगर की पुलिस की जांच का यह हाल है। पहलगाम में आतंकी आते हैं, 22 लोगों को मारकर चले जाते हैं। अप्रैल महीने की घटना थी, अगस्त आने वाला है। किसी को कुछ पता नहीं कि हमला करने वाले आतंकी कौन थे, कहां गए। जहाँ तक के जो इस केस के अंदर जो लोग हलाक हुए हैं या जो जख्मी हुए, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है, ये हम भी मानते हैं। हमें भी दुख है, हमें उस केस में मुलजिम बनाया गया था, लेकिन हम उनके दुख में बराबर के शरीक है। हमारा भी ये मुतालबा है कि जिन लोगों ने मारा है इन लोगों को या ज़ख्मी किया है बम ब्लास्ट के ज़रिए, उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बम ब्लास्ट में कुछ लोग मरे तो आप किसी बेगुनाह मुस्लिम नौजवान को पकड़े के उसको बम ब्लास्ट के केस में फांसी दे दो। ये गलत है। जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही लोगों को पकड़े। इस केस का ये भी सबक हमको मिलता है कि किसी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए ताकि इस तरह से पुलिस की बदनामी आइंदा ना हो। कब किस मामले में किसी को उठाकर 8-10 साल के लिए जेलों में बंद कर दिया जाए, यह अपवाद नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर हो रहा है, होता रहेगा। दिल्ली दंगे और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाकर आम लोगों को बिना ट्रायल सालों से जेल में रखा जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामले में सुरेंद्र गाडलिंग और महेश राउत का जेल में 8वां साल शुरू हो चुका है। बेल या तो मिलती नहीं और मिलती है तो सरकार द्वारा चुनौती देकर लटका दी जाती है। बाकी आरोपी 5 साल से जेलों में हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में जिस किताब का जिक्र किया है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि खुफिया तंत्र का जाल कितना कमजोर है।
वहां किसी की कोई जवाबदेही नहीं, किसी बेकसूर को 19-19 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। मनमाने तरीके से काम चलता है, 3rd डिग्री का टॉर्चर देकर बयान लिए जाते हैं और उसके बाद गोदी मीडिया सारा काम कर देता है। आप घर बैठे यकीन भी कर लेते हैं। क्या इन 19 वर्षों में एटीएस को कभी नहीं लगा कि आरोपी कोई और हो सकते हैं? कहीं वो बचकर तो घूम नहीं रहे? क्या एटीएस का सारा जोर इसी पर रहा कि जिन बेकसूरों को फंसाया है उन्हीं को सजा दिला दी जाए? इससे तो यही पता चलता है कि उनकी कोशिश इस दिशा में थी ही नहीं कि जुलाई 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेनों में बम रखने वाले कौन थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।